आज हम क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इन्वर्स फंक्शन तो आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि कुछ अलजेब्रिक फंक्शन जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो उसमें आपने इन्वर्स निकालना सीखा था। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है और वहाँ पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ थे, अब उन रेशियोज़ का जो है हमें इन्वर्स करना है और उसी रेशियोज़ का जो इन्वर्स कन्वर्जन कहलाएगा वो कहलाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते किसे हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू को मान लेते हैं x। अगर हम कहें कि इन्वर्स क्या होता है तो आप थीटा इक्वल टू इसको लिख देंगे साइन इन्वर्स x। ये जो साइन इन्वर्स x है यही इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर जो x है, इस सिचुएशन में जो x है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब थीटा के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो इन्वर्स फंक्शन का आंसर आएगा वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ x एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यहाँ पर जो थीटा है वो एक एंगुलर वैल्यू है। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, साइन थीटा का इन्वर्स निकाला जा सकता है, उसी तरीके कॉस थीटा का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। जितने भी रेशियोज हैं उन सभी रेशियोज का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला जा सकता है। अब देखिएगा, अगर आप हमें अभी थोड़े दिन पहले, लॉकडाउन से पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी, रेगुलर क्लासेस में हमने आपको सिखाया था कि जो फंक्शन होता है वो 1-1 फंक्शन सिखाया था, ऑन-टू फंक्शन सिखाया था, मैनी वन फंक्शन सिखाया था, मैनी वन इनटू सिखाया था, या फिर नॉट 1-1 जिसको हम मैनी वन कहते हैं, नॉट 1-1 फंक्शन सिखाया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो 1-1 होंगे, ऑन-टू होगा, मैनी वन होगा, क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो वहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन में अगर हमने इन्वर्स निकालना सिखाया था तो हमने कहा था जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा अगर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव मीन्स क्या था? बाइजेक्टिव मीन्स था 1-1 ऑन-टू। उसी तरीके यहाँ पर भी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे, या फिर हम ये कह लें वो 1-1 ऑन-टू फंक्शंस होंगे। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम अपनी 10th क्लास में जाएं तो 10th क्लास में आपने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सीखी थी, जैसे कि साइन 30 क्या होता है आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। लेकिन अगर हम कहें कि साइन, इसमें अगर हम 90 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 120। अगर हम आपसे कहें कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, या 150 कर दें, 150 की वैल्यू कितनी होती है, उस सिचुएशन में क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं? चेक करते हैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30, और ये हो जाएगा साइन 30, और ये हाफ है, और ये भी कितना हो जाएगा? हाफ इक्वल टू हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि साइन 30 और साइन 150 हाफ होता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हमको पता है। लेकिन अगर हम कहें कॉस 150 की वैल्यू क्या होती है, तो गौर से देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और ये जो आंसर आएगा माइनस √3/2 आएगा। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने ये कंक्लूजन निकाला कि साइन 30 इक्वल टू साइन 150 इक्वल टू हाफ। लेकिन अगर हम कहें कॉस के केस पे यही बात करते हैं, तो अगर कहें कॉस 30 नॉट इक्वल टू कॉस 150, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो आप सीख रहे हो एक्चुअल में क्वाड्रेंट का खेल है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। उसी तरीके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो भी क्वाड्रेंट का खेल होगा, पूरा गेम किसका होगा, क्वाड्रेंट का होगा। लेकिन वहाँ पर अगर 10th क्लास की बात करें वहाँ पर एंगल का गेम था, लेकिन यहाँ पर आपको इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है और इन्वर्स फंक्शन में जैसे ये लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो x की वैल्यू तो हम एंगल में नहीं रख सकते, लेकिन हमें ये पता है कि x की वैल्यू यहाँ एक रेंज में आएगी। आपको थोड़ा सा बहुत ये भी पता है कि अगर हम कहें कि साइन थीटा का जो आंसर आता है, अगर हम कहें साइन थीटा का जो भी आंसर आएगा -1 से +1 के बीच आएगा। ये -1 +1 क्या है, एक्चुअल में x की वैल्यू ही तो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी इसके बीच, -1 से +1 के बीच। इसका मतलब जो इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्स फंक्शन में हमें रेंज डिसाइड करना होगा, इन्वर्स फंक्शन में हमें रेंज डिसाइड करना होगा, और पर्टिकुलर रेंज में आंसर अलग अलग आएंगे, पर्टिकुलर रेंज में आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो जैसा कि अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, साइन कॉस रेशियो की बात करें, उस रेशियोज में आपने देखा था डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे उनके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। आप 11th क्लास में बहुत डीप में पढ़ चुके हो ये सब। अब देखिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे हमारा x का रेंज बदलेगा, x की वैल्यू बदलेगी, वैसे वैसे हमारे आंसर अलग आएंगे। मतलब ये कि अगर हम 0 से पाई के बीच आंसर निकालेंगे तो जो x की रेंज आ जाएगी शायद कुछ और आए, और यहाँ पर जो x की डिफरेंट रेंज निकालेंगे तो डिफरेंट रेंज में डिफरेंट रेंज का आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो रेंजेस होंगी उन डिफरेंट रेंजेस के लिए जो आंसर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। हमें कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है, हर एक आंसर को तो सेलेक्ट नहीं करना। अब कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट रेंजेस के लिए डिफरेंट आंसर्स आएंगे और आपको सॉल्व भी करना होगा डिफरेंट रेंजेस के लिए। लेकिन 12th की एक अच्छी खासियत क्या है कि हमें जो रेंज दिया होगा वो एक बेसिक रेंज दी होगी। मतलब आप अगर उस रेंज को याद नहीं रखते हैं फिर भी जो आपको प्रोसेस पता है उस प्रोसेस से भी आंसर जो होगा आपका 100% मैच कर जाएगा और 12th बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 12th में तो बेसिक ही चलेगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेंजेस पे विशेष फोकस करना होगा, डोमेन पे विशेष फोकस करना होगा, रेंज पे विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल रेंज के लिए काम करेंगे। यहाँ पर हम किसके लिए काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल रेंज के लिए काम करेंगे। प्रिंसिपल रेंज का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। जो प्रिंसिपल रेंज का मतलब है न्यूमेरिकली लीस्ट रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकली लीस्ट रेंज? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम जब भी बात करेंगे बेसिक क्वाड्रेंट के लिए बात कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, आपसे कहा जाए 430 की वैल्यू 430 की वैल्यू तो 360 से ऊपर हो जाएगा। जैसे कहा जाए 1440 की वैल्यू फाइंड कीजिए, 1440 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसमें क्या होगा, एक सर्किल पूरा घूम जाएगा। बट यहाँ पर जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं उस केस में हम सिर्फ लीस्ट न्यूमेरिकल रेंज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी के बीच हमें आंसर आपको देना है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर क्यों x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर डिफरेंट आते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हो जाएगा tan इनवर्स -1/x। देखिएगा यहाँ से हमें दो आंसर मिलने वाले हैं। एक तो आंसर हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स x और एक दूसरा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -पाई प्लस cot इनवर्स x। अब देखिएगा, अब पूरा गेम किसका है, x का है, पूरा गेम किसका है, x का है यहाँ पे। अब देखिएगा
अगर हम कहें ये किसके लिए ट्रू है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर यहाँ पर आपको डिसाइड हो जाए कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहा जाए फॉर x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में जो आंसर आएगा इसका tan इनवर्स 1/x को आप लिखोगे माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। क्लियर? अब देखिएगा, इस तरह की जो एक्टिविटी हैं सिर्फ 10 के लिए ही अप्लाई नहीं होती, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब यही प्रॉब्लम हमारे 12th में सॉल्व आउट होगा और वो कहा गया है कि जो भी आप आंसर निकालें वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रिंसिपल रेंज में बता दें। ठीक है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी और वो वहाँ की बात है, लेकिन हम सिर्फ 12th कवर करेंगे और 12th में हमें जो भी आंसर निकालना है वो प्रिंसिपल रेंज में निकालना है। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये प्रिंसिपल रेंज क्या होती है उसको हम एक टेबल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं और हम निकालने की कोशिश करते हैं जो भी आपके पास प्रिंसिपल रेंज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस की, उसको लिख लेते हैं। वही आपके कोर्स में है 12th क्लास में, और बहुत आसानी से आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये टेबल हमारी तैयार हो चुकी है, टेबल ऑफ प्रिंसिपल रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा यहाँ पर हम इस वाले कॉलम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देंगे, फिर उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लिख देंगे, फिर उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज लिख देंगे और डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इधर एक डायग्राम बना लीजिए, मान लीजिए ये है आपके पास क्वाड्रेंट और ये ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास और ये आपके पास हो जाएगा। इसमें x ग्रेटर देन 0 लिख लीजिएगा, इसमें x लेस देन 0 लिख लीजिएगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा ये जो फिगर आप बना रहे हो। अब देखिएगा दूसरा हम फिगर बना लेते हैं, एक ये फिगर बना लीजिए। इस केस में आप ऐसा कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हो जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट पे ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा x लेस देन 0। क्लियर? ये तो डायग्राम बना लिया हमने। इस डायग्राम से हम यहाँ पर डेटा लिखने वाले हैं। डेटा लिखते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है, जिससे कि आपको मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा साइन इनवर्स x की बात कर लेते हैं, फिर कॉस इनवर्स x इसमें आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा टेन इनवर्स x, हम यहाँ पर लिख लेंगे टेन इनवर्स x। फिर इसके लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स x। फिर जो बचेगा सेक इनवर्स x इसके लिए आएगा, जो लास्ट में बचेगा कॉसेक इनवर्स x वो इसके लिए आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं कॉसेक इनवर्स x और यहाँ पर लिख लेते हैं टेन इनवर्स x। साइन इसमें आया, कॉस इसमें आया, टेन इसमें आया, कॉट इसमें आया, सेक इसमें आया, कॉसेक इसमें गया। अब देखिएगा अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो x की रेंज -1 से +1 के बीच हो जाएगी। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन हो जाएगा उसके लिए टेन इनवर्स की अगर बात करें तो टेन इनवर्स के लिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये तो बहुत आसान है, काफ़ी पहले भी आप सीख चुके हैं, इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x में अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा। क्लियर? तो ये इसकी जो हमारे पास कॉसेक की डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए डोमेन। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल रेंज की बात करने वाले हैं। अब देखिएगा साइन इनवर्स x में जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रिंसिपल रेंज, जब इनवर्स को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कि एंगल के फॉर्म में आंसर आएगा। ये हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच। ये कितना हो जाएगा? -π/2 से π/2 के बीच।
क्लियर। अब देखिएगा कोसेक इनवर्स में अगर बात करें तो आंसर यही आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो ऐसा करें, आप इसको लिख दें -π/2 से π/2 और ये हम जीरो बाहर कर दें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर हम बिग ब्रैकेट लगाएं या फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। आप सोचकर बताइए जल्दी से, क्या लगाना है, बिग ब्रैकेट लगाएं या फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। यहां पर हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट ही लगाएंगे। क्लियर। अब इस वाले केस में देखिएगा tan इनवर्स x, इसको चेक कर लीजिएगा, ऐसा कराया जा चुका है अभी जब फंक्शन वगैरह पढ़ाया गया था 11th क्लास में भी, उसकी रेंज वगैरह जब पढ़ाई गई थी कि कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड है, कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पर इतना याद रखिएगा, जो कोसेक इनवर्स x की वैल्यू हमको निकालना है वो इस रेंज में बस 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। आंसर जो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आंसर हो जाना चाहिए। अगर tan इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच हमें डिफाइन करना है, क्योंकि ये हमें पता है ये क्या है, -π/2 और π/2, क्योंकि आप ग्राफ से देख रहे हो। हमें जो आंसर्स लाने हैं वो इसी में -π/2 से π/2 के बीच ही लाना है, इस पूरे केसेस में प्रिंसिपल रेंज के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम और अदर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो ये हमारा हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर। तो आपको बिल्कुल दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचना है। पहला ग्राफ अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर आपका -π/2 से +π/2 के बीच ही आना है। साइन इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का और tan इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज। क्लियर। इतनी बात आपको पता चल गई। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम जितने रिमेनिंग 3 तो हो गए, अभी 3 और बचे हुए हैं, उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो 3 बचे हुए हैं ये वाला ऊपर हम कर देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा जो रिमेनिंग 3 है वो कौन से हैं, साइन कॉस बच गया तो यहां पर लिख लीजिएगा कॉस इनवर्स x, साइन कॉस हो गया, tan भी हो गया, कॉट यहां पर लिख लीजिएगा कॉट इनवर्स x, और एक और बच जाता है आपका सेक, ये लिख लीजिएगा सेक इनवर्स x। अब हम इसकी डोमेन की भी बात कर लेते हैं। डोमेन किस किस को याद है, अगर किसी को याद है तो बता दें। देखिएगा इसका डोमेन यही हो जाएगा, इसका डोमेन यही हो जाएगा और इसका डोमेन यही हो जाएगा, तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वही उतार दीजिए। तो जो साइन इनवर्स x का होगा वही कॉस इनवर्स x का होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -1 से +1 के बीच, और कॉट इनवर्स x आप यही उतार, सॉरी कॉट वाला तो आप में 10 में जाएगा। पहले सेक ऊपर कर लेते हैं फिर करते हैं इसको, सेक ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको डेटा याद रहे। सेक ऊपर कर लेते हैं, सेक इनवर्स x, फिर लास्ट में करते हैं कॉट इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा x > 1 और x <= -1। ठीक है, और कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्लियर। देखिएगा साइन इनवर्स x का वही है, कॉस इनवर्स x का वही है, कोसेक इनवर्स x का वही है, सेक इनवर्स x का वही है, और लास्ट में tan इनवर्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल, और कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्लियर। ये तो आपका डोमेन आ चुका है। ठीक है, अब हमें बात करना है प्रिंसिपल रेंज के बारे में। तो इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, ये देखिएगा, यहीं से आप डिसाइड कर लो। ये क्या है आपके पास, 0 है, और ये क्या है, पाई है। तो इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, पहले वाली की 0 से पाई के बीच। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट होगा कि ओपन ब्रैकेट होगा, बताइए, क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा? ये क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि वैल्यू इंक्लूडेड होगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, इंक्लूडेड होगी। अगर सेक इनवर्स x की बात करें तो देखिएगा π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी ये सारे नंबर्स के लिए डिफाइन होगा। तो आप यही उतार दीजिए, बस -π/2 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 और माइनस आप जीरो से पाई है, देख लीजिएगा 0 से क्या है, पाई है, तो 0 से पाई और ये -π/2। क्लियर। अब देखिएगा यहां पर कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x फॉर ऑल रियल। अब ऑल रियल में देखिएगा हमें जो आंसर देना है वो इसके और इसके बीच देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा एंड वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होंगी, इसमें क्या होगा, एंड वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होंगी, मतलब 0 से आप
पाई के बीच आंसर दे सकते हो, लेकिन 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। 0 और पाई क्या नहीं होना चाहिए? इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये टेबल याद रहता है तो उम्मीद है कि 12th क्लास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको प्रिंसिपल रेंज में जो आंसर देना है वो 100% एक्यूरेट आएगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में वैल्यू अलग अलग आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आंसर निकालना होता है वो आपको डिफरेंट रेंज में निकालने के लिए कहते हैं और आपको वो रेंज बता भी देते हैं। इसलिए जो 12th लेवल है, 12th लेवल में बस आपके पास बेसिक है, बेसिक के नाम पे सिर्फ ये चार्ट अगर आपको याद है तो हर एक आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अच्छा, जो प्रिंसिपल रेंज हम निकाल रहे हैं इसमें एक दो बातें नोट करके लिख लेते हैं। नोट करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा हम रिव्यू करा रहे हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा नोट्स भी क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में। ठीक है, देखिएगा, नोट करके आप लिख लीजिए। इसमें सबसे पहला नोट तो यही लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, क्या ये साइन एक्स इनवर्स सही लिखा हुआ है? क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, ये 100% गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये 100% क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। इनवर्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप सोचोगे अलजेब्रा में जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है a-1, तो आपने कहा नहीं हम इसको a⁻−1 लिख देंगे, ये तो सही हो जाएगा, बट ये गलत है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिएगा। तो पहला नोट आप यही लिख लीजिए, अगर ये अलजेब्रिक वैल्यू है तो सही है, लेकिन इनवर्स के केस में ऐसा सही नहीं होता। अब दूसरा, अगर हम इस पे पॉइंट की बात करें तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। जैसे कि आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन था, वो भी क्या था? बाइजेक्टिव था। इसका मतलब ये था कि वो 1/1 फंक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1/1 फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम अगली क्लास हमारी है उसमें हम वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक यू।